इंडिया टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। शाम के 5 बज चुके हैं। वक्त हो गया है पब्लिक के बीच से मुकाबला का, और आज मुकाबला हो रहा है सीधा विजय चौक से। आज बात होगी तीसरे चरण के वोटिंग को लेकर। आज बात होगी तीसरे चरण की वोटिंग का आखिर क्या रहा है पैटर्न। देखिए, आज 11 राज्यों की 93 सीटों पर वोट पड़ रहे हैं और मतदाता अपने घरों से बाहर निकलकर अपने मत का इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच नेता अपने अपने मुद्दे, अपने अपने नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रहे हैं। बिहार में आरजेडी यानी कि लालू यादव को मुस्लिम आरक्षण की याद आई तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वोट जिहाद और राम राज्य में अंतर समझाते हुए नजर आए। मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी अपने सहयोगियों को चिट्ठी लिखकर जो वोटिंग परसेंट है उस पर ध्यान रखने की नसीहत दे डाली। इन सब के बीच सवाल यह है कि क्या थर्ड फेज के इस चुनावों में वोटिंग तुष्टीकरण के नाम पर हुई है? क्या वोट जिहाद हुआ है? क्या वोटों का ध्रुवीकरण करने में पार्टियां कामयाब रह पाई हैं? ये तीसरे चरण के 93 सीटों पर कौन बाजी मारेगा और किसका पलड़ा रहेगा नीचे? आज इसी पर करेंगे मुकाबला, इन्हीं सवालों के जवाब तलाशेंगे। लेकिन आइए पहले आपको सुनवाते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कैसे वोट जिहाद वर्सेस राम राज्य की बात कही। आज भारत इतिहास के एक अहम मोड़ पर खड़ा है। आपको ये तय करना है कि भारत में वोट जिहाद चलेगा या राम राज्य चलेगा। पाकिस्तान में आतंकी भारत के खिलाफ जिहाद की धमकी दे रहे हैं और यहां के कांग्रेस के लोगों ने भी घोषणा कर दी है मोदी के खिलाफ वोट जिहाद करो। धर्म के लोगों को एकजुट होकर वोट करने को कहा जा रहा है। सोचिए, कांग्रेस किस स्तर पर उतर आई है। हताशा, निराशा ने कांग्रेस को कहां ले जाकर के पटका है। क्या वोट जिहाद आपको मंजूर है? क्या लोकतंत्र में ये बात चल सकती है? क्या भारत का संविधान ऐसी जिहाद के लिए अनुमति देता है? ऐसी जिहाद के लिए अनुमति देता है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आपने सुना, उन्होंने वोट जिहाद और राम राज्य की परिभाषा बताई और कहा कि वोट जिहाद क्या लोकतंत्र का हिस्सा हो सकता है, क्या संविधान का हिस्सा हो सकता है। आज आइए इसी पर करते हैं मुकाबला की शुरुआत। पब्लिक हमारे साथ है, नेताजी हमारे मंच पर मौजूद हैं। हमारे साथ है आरपी सिंह, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी। बहुत स्वागत है सर आपका, तालियों के साथ एक बार स्वागत कीजिए हमारे मेहमानों का। मनोज चौधरी आरएलजी के प्रवक्ता हमारे साथ हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ धर्मेंद्र यादव हैं, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है, तालियों के साथ स्वागत कीजिए। प्रोफेसर अनवर पाशा आरजेडी के प्रवक्ता मेरे साथ हैं, इनका भी तालियों के साथ स्वागत कीजिए। तो मैं शुरुआत धर्मेंद्र यादव जी आप ही के साथ करूंगी। आज तीसरे फेज का मतदान चल रहा है, अभी भी मतदाता अपने घरों से बाहर निकलकर अपने मत का इस्तेमाल कर रहे हैं। आप ही समझाइए, ये वोट जिहाद पर पड़ रहे हैं या राम राज्य पर? वोट इस बार इस देश के युवाओं को कितना रोजगार मिला है उस पर पड़ रहे हैं। इस देश में महंगाई क्या है, वोट उस पर पड़ रहे हैं। आज इस कार्यक्रम में इतने सारे युवा बैठे हैं, मैं इनको बताना चाहता हूं, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट के हिसाब से 83% युवा भारत के बेरोजगार हैं। अगर सीएमआई की रिपोर्ट की बात करेंगे, इस देश में 90 करोड़ लोग ऐसे हैं जो योग्यता लेकर नौकरी की तलाश कर रहे हैं। उनमें से 45 करोड़ ने नौकरी की आस छोड़ दी पिछले 5 सालों में, और इस देश में, भारत देश में 2.1 करोड़ नौकरियां घट गई हैं। आप लोगों का प्लेसमेंट कैसा आप जानते होंगे, आगे प्लेसमेंट क्या हो गए जानते होंगे, आपकी शिक्षा व्यवस्था में आपको कितनी फीस ली जाती होगी आप जानते होंगे। जिस देश की सबसे ज्यादा आबादी युवाओं की हो और वहां युवाओं की बात ना करके कोई ध्रुवीकरण की बात करे तो आप लोगों की बेईमानी है। मैं आपके मंच के माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि इस देश का युवा पूरी तरह से ये मन बना चुका है कि जो लोग रोजगार देने के साथ रहेंगे, जो लोग शिक्षा व्यवस्था को सही करने के साथ रहेंगे, जो लोग महंगाई को कम करेंगे, शिक्षा में बुनियादी सुधार की आवश्यकता है जो उस पर बात करेंगे, जैसा कि इंडिया गठबंधन बात कर रही है,
30 लाख रोजगार इंडिया गठबंधन का सरकार बनते ही पहली बार में दिया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के घोषणा पत्र में आप एक एक पेज खोल के देख लीजिए। अगर किसी पेज में लिखा हो कि हम इस देश में बेरोजगारी कैसे खत्म करेंगे तो आप मेरा नाम बदल दीजिएगा। भारतीय जनता पार्टी हमेशा चाहती है कि लोग धर्म की बात करें, लोग ध्रुवीकरण की बात करें, लेकिन मुद्दों की बात ना करें। क्या भारतीय जनता पार्टी लेकर आई थी? बिल्कुल, मोदी जी का भाषण आपने सुनाया, उन्होंने बाकायदा कहा, बार बार कहा उस बात को। धर्मेंद्र यादव जी, इतने नादान तो आप है नहीं कि आपको पता नहीं है कि वोट जिहाद का शब्द सबसे पहले कहां से आया, किस नेता ने कहा, कहां से कहा और किसकी रैली में, किसकी जनसभा में कहा। उसको तो आपने इनको नहीं सुनाया, आपने प्रधानमंत्री का सुनाया। सर मैं सुना चुकी हूँ ना। संवैधानिक धर्मेंद्र यादव जी, मुझे उम्मीद नहीं थी कि शायद आपको पता होगा, मुझे उम्मीद थी, नहीं भी पता है तो मैं बता देती हूँ। फर्रुखाबाद में सलमान खुर्शीद की भतीजी, उन्होंने आप ही के नेता के पक्ष में वोट मांगने के दौरान वोट जिहाद शब्द का इस्तेमाल किया था। तो क्या वो बीजेपी के कहने पर कर रही थी? आप जो वीडियो सुना रही थी माननीय प्रधानमंत्री जी का, माननीय प्रधानमंत्री जी की भतीजी तो नहीं बोल रही थी, इस देश के प्रधानमंत्री बोल रहे थे, जो संवैधानिक पद पर बैठे हैं, देश के लोगों ने जिनको प्रधानमंत्री बनाया है, उनकी कही हुई बात कहां तक जाती है आप मुझे बता दीजिए। तो गलत तो प्रधानमंत्री कर रहे हैं। अच्छा, आप शब्द दें और उस पर काउंटर भी भारतीय जनता पार्टी ना करे, ये कहना चाह रहे हैं आप? भारतीय जनता पार्टी में जो देश के प्रधानमंत्री हो, कम से कम उन्हें ध्रुवीकरण शब्द का इस्तेमाल कभी नहीं तो अपने नेताओं को एक बार रोक लेते, शायद ही ना लपकते उस मुद्दे को और वोट जिहाद का मसला ना आता। खैर, आरपी सिंह जी, बड़े गंभीर सवाल आप पर खड़े होते हैं और सवाल ये कि जब जब आपको लगता है कि वोट आपके हाथ से निकल रहा है, जब जब आपको लगता है चुनाव आपके हाथ से निकल रहा है, आप शुरू कर देते हैं हिंदू मुसलमान करना, आप शुरू कर देते हैं ध्रुवीकरण करना। देखिए प्राची जी, जरा समझें, हम तो बात कर रहे थे 55 करोड़ लोगों को आयुष्मान भारत के द्वारा 5 लाख रुपए तक की हेल्थ इंश्योरेंस की जो हमने दी, और आगे कैसे हम 70 साल की उम्र के ज्यादा जो लोग हैं उनको 5 लाख तक की हेल्थ इंश्योरेंस कैसे प्रोवाइड करें, इसकी बात कर रहे थे। हम तो बात कर रहे थे कि हमने 4 करोड़ लोगों को सिर पे मकान दिया, छत दिया, और 3 करोड़ का आगे कैसे प्रोविजन करें उसकी बात कर रहे थे। हम तो बात कर रहे थे कि हम किस प्रकार से किसानों को हमने किसान सम्मान निधि पहुंचाई, 11 करोड़ किसानों को किसान सम्मान निधि पहुंचाई, हम उसकी बात कर रहे थे। हमने हर गांव तक बिजली पहुंचाई और आज हर घर तक नल से, लगता है दिल्ली वालों में नहीं पता लगता होगा, जहाँ शहर में नहीं पता लगता होगा, परंतु गांव में समझिए, नल से जल पहुंचाने का 14.25 करोड़ लोगों तक वे नल से जल पहुंचाया। हम तो इसकी बात कर रहे थे, हमने नहीं की थी लव जिहाद की बात, सॉरी वोट जिहाद की बात हमने नहीं करी थी बात। वो सिर्फ वोट जिहाद तक कहते, चलो फिर भी हम मान लेते। वो कहते कि नहीं नहीं, इस बार हमने वोट जिहाद करना है भाजपा के खिलाफ, हमने मोदी जी के खिलाफ वोट जिहाद करना है, यहां तक लगती। वो आगे क्या कहा, मरियम बहन ने क्या कहा, वो ध्यान रखिएगा। उन्होंने कहा जिस मुसलमान ने वोट डलवाया भाजपा के पक्ष में, उनका बहिष्कार करो। ये खतरनाक है। वोट जिहाद तक तो, हालांकि वोट जिहाद भी ठीक नहीं है, परंतु हम एक बार गले से उतार लेते, परंतु उसके आगे क्या, आप बहिष्कार करो जिन मुसलमानों ने भाजपा के लिए मीटिंग कराई, ये कहा उन्होंने। आज जो मुसलमान बहनें हैं वो भी 33% से ज्यादा उनको भी लाभ मिलेगा जब रिजर्वेशन का लाभ मिलेगा। आज 50% बहनें हैं मुसलमानों की आबादी में, 50% तो बहनों की आबादी है। आज ट्रिपल तलाक हटाया तो उसका लाभ क्या बहनों को नहीं मिलेगा? क्या समझ में आ रहा है? उन्होंने कहा आपने लपक लिया, लेकिन मंगलसूत्र का मुद्दा तो आप लेकर आए। आधा सेकंड दे दीजिए ना, मुस्लिम रिजर्वेशन का मुद्दा मैं अभी आ रहा हूँ, उस पर भी आता हूँ, वो भी क्यों आना पड़ा उसका भी आता हूँ। परंतु 50% बहनों को ट्रिपल तलाक से आजादी दिलाई, नहीं तो यहाँ पे खड़े खड़े कोई अपने फोन से कहता तलाक 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 और बहन का तलाक हो जाता था। ये इस देश में पहले कभी हुआ नहीं था, ये हमने चेंज किया ना। हम तो इस बात की बात कर रहे थे। और आपको क्या लग रहा है, वो जो बहनें हैं वो क्या लगता है आपको, सपा को या कांग्रेस को या किसी और पार्टी को वोट देंगी, या उनको वोट देगी जिन्होंने विश्वास हो सकता है जब इतने ही कॉन्फिडेंट हैं, तो क्यों नहीं आते हैं ऐसे मुद्दों को बीच में? सुन तो लीजिए, बात सुन लीजिए। हमने नहीं बात करी थी कि अपने मैनिफेस्टो में लिखो, आप बच्चे बैठे हैं, पेज नंबर 8 पैरा नंबर 5 कृपा करके कांग्रेस का मैनिफेस्टो पढ़ लेना। उसमें लिखा है कि हम माइनॉरिटीज के पर्सनल लॉ वापस लाएंगे, और देश में कांग्रेस के लिए मिनॉरिटी मतलब मुसलमान है, इसमें कोई दिक्कत, मुझे कोई कहते हुए गुरेज नहीं। आप कृपा करके, आप सब पढ़े लिखे बच्चे, अरे टोका नहीं, अच्छी बात नहीं, टोका नहीं साहब, आपको टोका नहीं, मैं आपको 10 बार टोक, अच्छी बात नहीं है। और मेरी आवाज दम भी है, मैं सरदार भी असरदार भी इससे बोलूंगा। सवाल ले रही हूँ उनसे जो आप पूछना चाह रहे हैं, बिटवीन द लाइन्स सब बखूबी पढ़ने लगे। एक मिनट, हाँ सुन लीजिए ना। तो उस मैनिफेस्टो में क्या लिखा है, हम पर्सनल लॉ वापस लाएंगे। पर्सनल लॉ मतलब कि जो हमने ट्रिपल तलाक से छूट दिलाई, हमने जो निजात दिलाया वह वापस लाएंगे उसको,
वे उसको वापस लाना चाहते हैं, ट्रिपल तलाक को। ठीक, ये है असली बात। और शरीयत देश में लागू होगा, ये उनके मैनिफेस्टो में लिखा है। यानी आप चुनाव अपने मैनिफेस्टो से ज्यादा कांग्रेस के मैनिफेस्टो पर निर्भर होकर ज्यादा लड़ रहे हैं, ये कहो तो गलत नहीं होगा। मैंने अपने मैनिफेस्टो के सारे गुण गिनाए आपको, आपको सब चीजें वर्णित करी, मैंने एक एक पक्ष बताया। ठीक है, बहुत छोटा जवाब धर्मेंद्र जी दीजिएगा, फिर बाकी अगर ये कह दिया जाए कि देश में शरीयत लागू करेंगे, बस्तर लॉ मतलब शरीयत है, आप चाहोगे कि बहनों के साथ, बेटियों के साथ हलाला है देश के अंदर। चलिए ठीक है, जवाब मतलब देश के अंदर, भारत के अंदर हलाला चाहते हो आप करना, और ट्रिपल तलाक फोन पर चाहते हो आप करना। हमने नहीं कहा, कांग्रेस के मैनिफेस्टो के अंदर है। एक मिनट, ये भी कह रहे हैं कि जुडिशरी के अंदर अगर अपॉइंटमेंट करेंगे तो हम ये तय करेंगे कि मुसलमान है तो उसको जुडिशरी में प्रेफरेंस देंगे। क्या गलत कह रहे हैं? कांग्रेस के मैनिफेस्टो में अगर ये लिखा है कि पर्सनल लॉ लागू कर दिया जाएगा आपके धर्म के मुताबिक जो आप प्रैक्टिस करते हैं, तो क्यों ना मतलब निकाले भाजपा? आरपी साहब इस देश के युवाओं को ये बता रहे, माइनॉरिटी का मतलब मुसलमान होता है। ये कोई रैली नहीं है, इस देश के युवा जानते हैं, अभी गूगल कर लेंगे, बता देंगे कि संविधान में माइनॉरिटी का मतलब क्या होता है। सिख भी होता है, ईसाई भी होता है, मुसलमान भी होता है, सारे जानते हैं। लेकिन अब बीच में मत बोलिए, आप असरदार हैं, मत बोलिए, अरे मत बोलिए कमीशन का कोई आपने मुसलमान के अलावा बनाया तो ठीक है, बीच में। हाँ, इनके मैनिफेस्टो में लिखा था, मोदी जी ने बोला था कि हम 1 साल में 2 करोड़ रोजगार देंगे। 10 साल शासन चलाने के बाद 20 करोड़ रोजगार का हिसाब आज इनके पास नहीं है। इन्होंने कहा था हम किसानों की आय दोगुनी करेंगे, किसानों को आय दोगुनी करने के बजाय किसानों को 1 साल तक। मैनिफेस्टो में लिखेंगे आप, नेता आपके बोलेंगे और आप कहेंगे कि हमसे सवाल भी मत पूछिए। ये सवाल पूछना हमारे लिए गुनाह हो जाता है जब आपसे वोट जिहाद पर सवाल पूछ लें। एक सेकंड, प्रोफेसर अनवर साहब, अब आपके नेता ने तो आज खुलकर बोल दिया, अभी तक आप लोगों की चुप्पी थी, लेकिन आज तो वो खुलकर बोले होना चाहिए मुस्लिम आरक्षण। अब संविधान बदलने का आरोप आप इन पर लगाते हैं, उसी संविधान से छेड़छाड़ तो आप करेंगे। हेलो, आवाज आ रही है? जी आ रही है, बोलिए। जी प्राची जी, इससे पहले कि मैं आपके सवाल का जवाब दूं, अभी आपने आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, उनका आपने वक्तव्य सुनाया। उनके एक एक हर्फ से निराशा टपक रही थी, एक एक हर्फ से निराशा टपक रही थी। हमारे प्रधानमंत्री ने 10 वर्षों तक इस देश पर राज किया है और एक ब्रूट मेजॉरिटी के साथ किया है। ऐसा नहीं कि कुछ सहयोगियों की मदद से किया है। भारतीय जनता पार्टी को ब्रूट मेजॉरिटी जिसे हम कहते हैं वो मिली हुई थी, और इसके बावजूद आज प्रधानमंत्री जी के पास कोई मुद्दा नहीं है सिवाय हिंदू मुस्लिम करने का मुद्दा, सिवाय पोलराइज करने के मुद्दा के अलावा उनके पास कोई दूसरा मुद्दा नहीं है। उनके पूरे इस भाषण में कहीं उन्होंने ये नहीं बताया कि हमने इतने युवाओं को रोजगार दिया, हमने महंगाई को कम किया, हमने काला धन बाहर से लाया, हमने लाके 15-15 लाख रुपए लोगों के अकाउंट्स में डाल दिए। इनमें से किसी चीज की कोई बात नहीं की, जबकि बात इन्हीं चीजों पर होनी चाहिए। इलेक्शन ध्रुवीकरण करके अगर आप लड़ना चाहते हैं तो जाहिर है कि देश का हित नहीं कर रहे हैं आप, जनता का हित नहीं कर रहे हैं आप। जनता का हित है जनता की समस्याओं के समाधान में, उस पर एक लफ्ज उन्होंने नहीं कहा। ये बहुत दुर्भाग्य की बात है, और यही कारण है कि आज जनता में उदासीनता है, निराशा है। वो नहीं जा रहे हैं पोलिंग बूथ पर वोट कास्ट करने के लिए, परसेंटेज वोट का डाउन हो गया है, बार बार के अनुरोध के बावजूद लोग नहीं जा रहे हैं। लोगों को प्रधानमंत्री के भाषण पर बोलिए, अब अपने नेता के भाषण पर। दूसरी चीज मैं आपको बताऊं कि जो हिंदू मुस्लिम की बात जो कर रहे हैं हमारे प्रधानमंत्री जी या भारतीय जनता पार्टी के आरपी सिंह जी साहब ने भी किया, झूठ बोलने की भी अपनी एक सीमा होती है। भारतीय जनता पार्टी ने तमाम सीमाओं को लांघ दिया है। सर मेरा सवाल ये ऊपर से लेकर, मैं बता रहा हूँ आपके सवाल, सर इतना वक्त नहीं होता है ना कि आप शुरू करेंगे ए से लेकर और जेड तक जाएंगे और मैं खड़े होकर सुनती रहूंगी, ऐसा नहीं होगा। आपने प्रधानमंत्री के भाषण पर सवाल खड़े किए, पाशा साहब अभी यहाँ से आपने प्रधानमंत्री के भाषण पर सवाल खड़े किए, मैंने सुना सर, लेकिन आप अपने नेता के बयान पर 2 शब्द तो बोलिएगा ना। स्टेज से मैं आपसे कहता हूँ कि मैं अपने जीवन को बिल्कुल ही मैं रिजाइन कर दूंगा अपनी पोजीशन से, अगर आप ये साबित कर दें कि भारतीय जनता कांग्रेस पार्टी के एजेंडा में, सॉरी मैनिफेस्टो में, मेरा सवाल लालू यादव के स्पष्ट बयान पर था सर। आप अगर आप जवाब नहीं देना चाहते हैं, अगर ये आप साबित कर दें कि शरीयत लॉ लाया जाएगा, आपने पढ़ा नहीं है,
पाशा जी पढ़ा नहीं है। शरीयत लॉ लाया जाएगा। प्रोफेसर अनवर पाशा साहब, आप कांग्रेस पर बोलेंगे, आप बीजेपी पर बोलेंगे, आप प्रधानमंत्री पर बोलेंगे, आप सब पर बोलेंगे, लेकिन लालू यादव ने जो आज स्पष्ट कहा उस पर नहीं बोलेंगे। क्या मजबूरी है ऐसी? जहां तक मुसलमानों के रिजर्वेशन का सवाल है, बहुत जल्दी बोलिएगा। मुसलमानों का रिजर्वेशन मैं आपसे बताऊं कि मुसलमान इस देश के नागरिक हैं या नहीं है? बिल्कुल है सर। मुसलमानों को अधिकार मिलने चाहिए नहीं जो इस देश के तमाम नागरिकों को मिलते हैं? नहीं, लेकिन संविधान में क्या लिखा है आप पढ़कर आए कि नहीं? लकीर संविधान में क्या लिखा है आप पढ़कर आए कि नहीं? फॉरवर्ड की लकीर संविधान में क्या लिखा है आप पढ़कर आए हैं कि नहीं आए हैं? संविधान की बड़ी फिक्र है आप लोगों को। ठीक है मनोज जी, आप रुक जाइए। आप देखिए अनवर पाशा साहब, आप बीच में रुकिएगा प्लीज। मनोज चौधरी जी, क्या ये मुसलमान इस देश के, आप रुक जाइए, देखिए यही दिक्कत है ना अनवर साहब, आप यहाँ खड़े होकर तकरीर मत पढ़िएगा सर, मेरे साथ मेरी जनता भी और आपके दूसरे के साथ। रुक जाइए मनोज जी, बोलिए। ओबीसी की संख्या मिलाए तो रुक जाइए प्रोफेसर साहब, और किसी का भी नंबर आने दीजिए। अरे नहीं सर, इनको लगता है कि आपकी क्लास में भी बच्चे बैठ पाते हैं, नहीं बैठ पाते हैं? हिस्सेदारी, इनको लगता है कि रैली का भाषण है, इनको लगता है रैली का भाषण है, शांत नहीं होंगे, और अभी इनका माइक बंद करवा दूंगी तो बुरा मान जाएंगे। अब बोलिए मनोज। चले जाएंगे जी। इनसे जो मेरे साथी अभी प्रवक्ता बोल रहे थे आरजेडी के, इन बच्चों को पता होगा वो बिहार का दौर भूल गए क्या, जब बदमाश उठा के ले जाते थे और इनके मुख्यमंत्री कंबल शेड करा के छुड़वाते थे? ये भूल गए क्या? मिसा भारती जी के जो अभी लड़ रही हैं, उनकी शादी में वहां शोरूम तोड़ तोड़ के गाड़ियां निकाल ली गई थी, और यहाँ के कांग्रेस के जो बड़े बड़े नेता गए थे उन्हें 4-4 दिन के लिए उनकी सेवा में लगा दी गई थी। ये बात, अरे रुकिए भैया, जब अरे गूगल करके देख लीजिए, लिखा हुआ गलत नैरेटिव है। चलिए, आपके हिसाब से सभी गलत है, आपके हिसाब से संविधान गलत है, आपके हिसाब से चुनाव गलत है, आपके हिसाब से इस हिंदुस्तान में बोलना गलत है। अभी अरे भैया, आपके सहयोगी फाड़ रहे थे लोकसभा में, प्रोफेसर साहब जिनके साथ में आप हैं वो फाड़ रहे थे। अरे भैया पढ़ के आइए, 303 में नहीं हो सकता, 400 में होगा। पढ़ लो कुछ, इनको संविधान बदलने के लिए, वरना मैं बोलना शुरू कर काम है जो नहीं कर सकते आप। 303 में बोलना शुरू कर दे, किसान का बेटा बोलना शुरू करेगा तो आप शायद बोल नहीं पाएंगे। अरे भैया औरों को भी सुन लो, आप जिसे बात कर रहे हैं, क्या इस देश में सबको समान अधिकार नहीं दिया गया है? सड़क सुरक्षा और सम्मान माननीय प्रधानमंत्री जी ने सबको दिया। क्या उन मुस्लिम महिलाओं को 3 तलाक के मुद्दे पर उनको नहीं सम्मान दिया? क्या ये लोग हैं जो ध्रुवीकरण की राजनीति करना चाहते हैं, हिंदू मुसलमान करना चाहते हैं, और मुसलमानों को डरा के उनकी वोट को कब्जा करना चाहते? हम कहीं नहीं डरा रहे, हम लोग कहीं नहीं डरा रहे। मंगलसूत्र छीन धर्म के साथ में, धर्म के सम्मान के साथ में जीने का हर एक का अधिकार है। अपने अपने धर्म का सम्मान करने का सबका अधिकार है, और हम सबके धर्म का सम्मान करते हैं। लेकिन कभी कोई हमारे धर्म के ऊपर, हमारी बेटियों के ऊपर यदि अभद्र टिप्पणी करेगा, आपके ऊपर यानी बच्चों के ऊपर कोई अभद्र टिप्पणी करेगा, तो निश्चित रूप से हम लोग लेकिन आप उनके मैनिफेस्टो की किसी भी लाइन को निकालकर हिंदू मुसलमान का खेल खेलने लगेंगे तो शुरुआत इन्होंने किसने की? राजेश जी को पहले आप गलत कर रही है। मैं कोई गलत नहीं कर रही हूँ, कृपा कर मैं चाहूंगा मैं कोई गलत नहीं कर रही हूँ। पढ़िए जो मैनिफेस्टो में है उसी पर सवाल कर रही हूँ। मुस्लिम शब्द कहाँ लिखा है मैं बताता रहा हूँ आपको, मेरा चर्चा ले लीजिए। हमारा कोई सुन लीजिए, सिखों का कोई पर्सनल लॉ नहीं है देश के अंदर, जैनियों का कोई पर्सनल लॉ नहीं है, बुद्धिस्ट का कोई पर्सनल लॉ नहीं है, सर मुसलमानों का पर्सनल लॉ है। अभी जनता से पूछ लेती हूँ। राजेश गुप्ता जी आप रुक जाइए, अनवर जी आप रुक जाइए। अब राजेश गुप्ता जी देखिए, इस देश में कई सारे मुद्दे हैं जिन पर चर्चा हो रही है। ना पूछूं आम आदमी पार्टी से, कौन करता है? आरजेडी बोलेगी क्या आम आदमी पार्टी की जगह? बता दीजिए, आप ही को बोलना है तो राजेश जी खामोश रह जाएंगे, इतना भाईचारा तो दिखाएंगे ही। अब राजेश गुप्ता जी, जब देश की अदालतें आपके पक्ष में फैसला देती हैं तो आपको लगता है सब बहुत अच्छा है, सब बहुत बढ़िया चल रहा है, बहुत अच्छा चल रहा है, देखिए न्याय की जीत हो रही है। और वही अदालतें जब आपके खिलाफ बोलने लग जाती हैं तो आप लोगों को लगता है सब खत्म हो गया इस देश में, बीजेपी ने सारे तंत्रों पर अपना कब्जा कर लिया, बीजेपी ने लोकतंत्र खत्म कर दिया। ये दुहाई आप लोग देने लगते हैं। देखिए प्राची जी, मुझे याद नहीं आता कब किसी आम आदमी पार्टी के नेता ने, प्रवक्ता ने बात कही हो कि हमें देश के न्यायालयों पे यकीन नहीं है। क्योंकि देश के अंदर जितने भी नेता हैं, खासतौर के जो चुने हुए हैं, मैं 2 बार का विधायक भी हूं, तो हम तो बार बार उस कानून की ही प्रतिज्ञा ले रहे हैं, उसके बाद में अपने फर्ज को निभा रहे हैं। तो ऐसा तो कोई नहीं है जो न्यायालय पे यकीन नहीं करेगा। बल्कि आप जिस भाजपा की बात कर रही हैं, आपने देखा होगा चंडीगढ़ के अंदर क्या करा।
कोर्ट ने खुद देखा उसको, आप सबने देखा, इन सब बच्चों ने टीवी पे देखा कैसे वोट को चोरी किया जाता है। आपने देखा कि दिल्ली को अधिकार दिए, उच्च न्यायालय की हाईएस्ट बेंच ने 8 साल के केस के बाद में कहा कि दिल्ली की चुनी हुई सरकार को अधिकार है वो ट्रांसफर, पोस्टिंग, कैसे काम को कराना है उसको कर सके। लेकिन उन्हें क्या करा, संविधान के को बदलते हुए संसद के अंदर कानून लेके आए जिसको कहते थे सुपारी लायक पार्टी है, उससे डर गए और बदल दिया कि नहीं सारी पावर अपने पास रखेंगे, दिल्ली को नहीं चलने देंगे। किसने बदला, किसने कोर्ट का मजाक उड़ाया? कोर्ट ने कहा कि इलेक्शन कमीशन के अंदर एक प्रधानमंत्री जी होंगे, एक एलओपी होंगे और चीफ जस्टिस होंगे। किसने बदला? इन्होंने बदल दिया। इन्हें चीफ जस्टिस पे यकीन नहीं था, इन्होंने उनको बदला और कहा नहीं सरकार के एक यूनियन मिनिस्टर होंगे, यानी कि 2 हमेशा इनके होंगे। किसने कोर्ट का मजाक उड़ाया? ये लगातार कोर्ट का मजाक उड़ाते हैं, इन्हें कोर्ट में कोई यकीन नहीं है, ये न्यायालय की बात ही नहीं करते। आप अपने व्हाट्सएप उठा के देखो, इन सब बच्चों के पास में व्हाट्सएप है, आप देखिए कि जो बीजेपी का जो प्रोपेगेंडा चलता है 10 में से 9 बातें क्या हैं जो आरपी सिंह जी ने कही, क्या वो है? नहीं। कॉन्टिन्यूसली एक ही चीज के ऊपर बात है कि पढ़ाई पे बात मत करो, किसी की दवाई पे बात मत करो, महिलाओं की सुरक्षा पे बात मत करो, एक ही बात, लोगों को बांटो, बांटो राज करो, डिवाइड एंड रूल, डिवाइड एंड रूल, डिवाइड एंड रूल। कॉन्टिन्यूसली छोटे से छोटे बूथ के नेता से लेके और प्रधानमंत्री तक उसी बात को कर रहे हैं। क्यों? आप क्या पढ़ाई की बात नहीं कर सकते? ये बच्चे बाहर जाते हैं, लेकिन इनमें से बहुत सारे बच्चे अपनी और पढ़ाई आगे करेंगे, मास्टर्स करेंगे, इंडिया के बाहर जाएंगे। अभी सवाल करेंगे आपसे सब। जी बिल्कुल करें, अच्छी बात है, नहीं करना ही चाहिए, लेकिन और इनकी तरफ से आप भी कर रहे हैं। लेकिन मेरा ये कहना है कि मैं भी बाहर रहा हुआ हूं। देखिए मैं बाहर रहता था, उसके बाद में इंडिया में आया, चुनाव लड़ा। हम लोग बाहर जाते हैं तो हम देखते हैं कि अलग अलग तरीके के लोग होते हैं, हमारे हिंदुस्तान में भी है। मैं बार बार कहता हूं कि बाहर आपको मोटे तौर पे एक जैसे कपड़े दिखते हैं। आप किसी अरेबिक कंट्री में जाएंगी तो औरतों के लिबास काले दिखेंगे, एक लाइन कह रहा हूं बस, आदमियों के सफेद दिखेंगे। किसी वेस्टर्न कंट्री में जाएंगे उल्टा हो जाएगा, ज्यादातर आदमी काले सूट में होते हैं, औरतें सफेद सूट में। ये हिंदुस्तान है, या अलग अलग रंग है, देखिए आपके आप सारे रंग दिखाई दे रहे हैं, भाई सबको रहने दो ना देश के अंदर। राजेश गुप्ता जी, जो मैंने सवाल आपसे कोर्ट को लेकर पूछा था, इसलिए पूछा था, मुझे याद है जब हाईकोर्ट ने कह दिया था कि ईडी ने जो कुछ किया बहुत ठीक किया, वो पॉलिटिकल मोटिवेटेड नहीं था। जितने भी प्रवक्ता मेरे साथ डिबेट में जुड़े, जितने भी नेताओं के आपके बयान आए, उन सब ने कहा था देखिए हमारे तो गवाह हैं, उनके साथ ऐसा हो गया, उनके साथ वैसा हो गया, भारतीय जनता पार्टी ने दबाव बना लिया, भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा कर दिया। आप इनडायरेक्ट वे में कोर्ट की प्रोसीडिंग्स पर सवाल खड़े कर रहे थे। आज सुप्रीम कोर्ट पर जब आपके लिए टिप्पणियां आ रही थी या आपके पक्ष में बातें हो रही थी तो आप लोग बहुत खुश थे, आपको बहुत अच्छा लग रहा था। देखिए 30 सेकंड्स, खुश तो ऑब्वियसली होंगे कि हमारे पक्ष में आएगा, तो हमारे पक्ष में नहीं आएगा तो हम दुखी होंगे। दुखी होने का मतलब ये नहीं है हम उसका विरोध करें, एक तरीका है। अगर हाईकोर्ट हमारे को लगता है कि हमारे पक्ष में नहीं जा रहा, हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, उसके बाद में बेंच में जाएंगे, एक तरीका है, संवैधानिक अधिकार। और आप ही की डिबेट पे, आप ही के स्टूडियो पे मैं ही खड़ा था और मैंने यही कहा था, हमें समझ में आए नहीं आए, हमें अच्छा लगे ना लगे, लेकिन कोर्ट का जो भी फैसला होगा हम उसको हमेशा मानते हैं, हमेशा मानते रहेंगे, आगे भी जो आएगा। चलिए अब सवाल ले लेती हूँ, हाथ उठाइए, कौन कौन सवाल करना चाहता है, खड़े हो जाइए। ये बताइए तीसरा फेज हो गया चुनावों का, कौन सा सबसे बड़ा मुद्दा आपको समझ में आ रहा है इन तमाम नेताओं की जबानी? मुझे मेरा एक सवाल है। भारतीय जनता पार्टी ये कहती है वो गौ मांस विरोधी है, गौ रक्षक है, लेकिन फिर भी वो बीफ प्रोडक्शन कंपनियों से 250 करोड़ का चंदा क्यों लेती है? तो कैसे आप गौ रक्षक हुए, कैसे आप गौ मांस विरोधी हुए? ठीक है, नोट कर लीजिएगा आरपी सिंह जी। और किसी का सवाल है? खड़े हो जाइए। किससे सवाल है? मेरा सवाल कांग्रेस के प्रवक्ता जी से था कि उन्होंने देखिए ये समाजवादी है और ये आरजेडी समाजवादी, हाँ कोई नहीं साथी है जी। तो मेरा सवाल ये था कि जैसा कि आपने अभी बताया कि कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में बताया था कि जो राहुल गांधी जी जो एक प्रवक्ता हैं, कांग्रेस के युवा नेता हैं जो भी 52 साल के हो चुके हैं उसके आसपास, उसके बाद भी उनको युवा बोला जाता है, उन्होंने कहा था कि हम लोग एक चुटकी में गरीबी हटा देंगे। वही जब मीडिया ने उनसे सवाल किया कि आप कैसे बोल सकते हैं कि एक चुटकी में आप गरीबी को हटा सकते हैं, तो उन्होंने अपने भाषण को पूरी तरीके से पलट दिया। तो कहां तक सही है? जो व्यक्ति अपने जवाबों पर नहीं रह पाता वो अपने मैनिफेस्टो पे रह पाएगा? खटाखट गरीबी हटा देंगे, वो वाले बयान का जिक्र कर रहे हैं। मैं आ रही हूँ, फिर एक एक करके जवाब दे दीजिएगा। नाम बताइए अपना। मैं विक्रम सिंह हूँ। मेरा सवाल बीजेपी के प्रवक्ता जी से है। सर, हम डीओबीटी पे कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय के तौर पर एज एन डेटा एंट्री ऑपरेटर काम करते हैं। पिछले 10-12 सालों से हम डीओबीटी में काम कर रहे हैं और हाल ही फिलहाल 10 तारीख को हमारा टेन्योर ओवर हो जाएगा, तो हमारी जॉब सिक्योरिटी के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? ठीक है, जॉब सिक्योरिटी को लेकर सवाल है। और कोई सवाल करना चाहता है? थोड़ा सा आगे आएंगे आप। अच्छा, कौन सा सबसे बड़ा मुद्दा आपको समझ में आ रहा है? मैं नाम बताइए पहले। सूरज शर्मा से बात कर रहा हूँ।
मैं सोच रहा हूँ सर 112 नंबर जो इशू किया हुआ है वो हेल्पलाइन नंबर है या गुंडागर्दी करने का नंबर है। मैंने हेल्प करने के लिए पुलिस को बुलाई थी, पुलिस ने ही मेरे को जंगल में ले जाके डंडे से मार मार के हाथ पैर दोनों तोड़ दिए और खून से देख रहे हैं शर्ट भी पूरे गंदे हो रहे हैं यहाँ पे। देखिए पुलिस के रवैये पर सवाल है, इसका जवाब भी आरपी सिंह जी आप देंगे। दो सवाल आपसे इकट्ठा हो गए। जो पहला सवाल था वो एक बच्ची ने पूछा था जो बीफ को लेकर था, जो इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर था, और फिर एक सवाल आपसे था, आप भी जवाब दीजिएगा। आरपी सिंह जी। देखिए मेरे मित्र है राजेश जी, आम आदमी, मैं आपके जवाब प्रश्न को उत्तर दूंगा आम आदमी पार्टी से। ये बड़े आराम से टाल गए इस बात को कि जो शराब का घोटाला हुआ उसके अंतर्गत वह जेल में है और कोर्ट में अपील कर रहे हैं। हम तो कह रहे हैं कोर्ट में जो होगा फैसला होगा, परंतु आज जो नया मामला आया वह है कि खालिस्तान के जो देश में आतंकवाद फैलाना चाहते हैं उनके समर्थन से सरकारें चला रहे। और मैं इसमें, क्योंकि मैं खुद सिख हूं, मैं समझता हूं बात को, मैं दो नाम लेकर दे रहा हूं। मैं उसके ऊपर नहीं जा रहा जो कि पन्नू ने कहा कि हमने, मैं बोल रहा हूँ क्योंकि आपने सबके ही जवाब दे, इतने सारे लोगों के प्रश्न खड़े किए, इनका भी जवाब दे दूं। तो 125 करोड़ रुपए उसने कहा पन्नू ने कि हमने 125 करोड़ रुपया हमने आम आदमी पार्टी को दिया। अब ये किस संस्था में, किस सिस्टम में ये गले से उतर सकती है कि एक ऐसी ताकत से जो देश को तोड़ना चाहती है उससे आप 125 करोड़ रुपए ले लें। ये मैं नहीं कह रहा, ये पन्नू कह रहा है। परंतु जो उससे आगे बात है, इनके एक स्पीकर हैं असेंबली के पंजाब के, उनका नाम है कुलतार सिंह संधवान। वो कनाडा जाते हैं, वहां पर जाकर हरजीत सिंह बाजवा खालिस्तानी नोन है, गूगल मारकर सर्च मार लीजिएगा, उनके साथ जाकर खाना करते हैं, भोजन करते हैं, सब कुछ करते हैं और फिर ट्वीट भी करते हैं। तो वो तो मैसेज दे रहे हैं उन लोगों को, भैया हम तो आपकी चिंता कर रहे हैं। अभी एक सेकंड, एक राघव चड्ढा जी भी हाल में गए, उनकी आंखों का इलाज कराने, प्रभु करे उनकी आंखें जल्द अच्छी हो, वो जरा अच्छे रंग से देख सके। वो किसके साथ खड़े होकर अपनी फोटो भेजते हैं? एक ही फोटो भेजी उन्होंने अब तक सोशल मीडिया, वह है प्रीति कौर गिल। वो क्या कर रही है? वो खालिस्तानी है, खालिस्तान की समर्थक है, खालिस्तान को फंडिंग करती है। आप लोगों से सीधे सवाल जवाब देना। अच्छा चलिए मैं बीफ पे जवाब देता हूँ। बेटा बीफ मतलब गाय नहीं होता, सिर्फ बीफ का मतलब भैंस भी होता है। और जो कंपनियां जो बीफ एक्सपोर्ट करती हैं वो बीफ एक्सपोर्ट मतलब वो भैंस का मांस एक्सपोर्ट करती हैं। दूसरा खाना खाने जाओ तो पढ़ना कहीं इंडिया के बाहर भी पढ़ लेना, कहीं लिखा हो कि गाय का जो देश से बीफ जाता है, जो यहाँ से अपनी बात को उत्तर नहीं देना, जो खालिस्तान से समर्थन है उसके बाद उसका उत्तर नहीं देंगे, उससे भाग जाएंगे। अरे जो भाग जाएंगे ना उससे। राघव चड्ढा जी कौन है? राघव चड्ढा जी कौन है? राघव चड्ढा सांसद है। राघव चड्ढा जी कौन है? प्रीत कौर गिल 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 कौन है? बता दीजिए मेरे को, प्रीत कौर गिल कौन है? वो प्रीत कौर गिल है जो कहती है मैं खालिस्तान बनाऊंगी, वो कहती है मैं खालिस्तान बनाऊंगी। मैं चुनाव आयोग की बात कर लेता हूँ। पुन्नू ने बताया वो मान जाओ, बहुत बढ़िया। मैं तो राघव चड्ढा जी की बात कर रहा हूँ, वो प्रीत कौर गिल गूगल मार कर सक दीजिए। प्रीत कौर गिल के साथ क्यों खड़े पाए जाते हैं? आप तो नहीं पाए जाते प्रीत कौर गिल के साथ। मैंने आज खालिस्तान पर बुलाई नहीं थी, खालिस्तान पर मैं चर्चा आज कर रही हूँ, आगे फिर कभी बुलाऊंगी, आप दोनों मेहमानों को इनवाइट कर लूंगी, आप खालिस्तान पर खूब बोल लीजिएगा। अब धर्मेंद्र जी आपसे भी सवाल था एक बच्ची का, खटाखट गरीबी हटा देंगे, लेकिन जब फॉर्मूला पूछिएगा तो फिर गोलमोल जवाब दीजिएगा, ऐसा क्यों? प्राची जी ये युवा है, ये बच्चा अच्छा सवाल पूछ रहा है। खटाखट तो खैर हटाना कोई आसान काम नहीं है, लेकिन जो योजना उन्होंने बताई है, मैं चूंकि कांग्रेस का प्रवक्ता नहीं हूं, मैं समाजवादी का हूं, उन्होंने ये बताया है कि इस देश का कोई भी युवा, चाहे वो ग्रेजुएट हो या कोई डिप्लोमा होल्डर हो, अगर वो अपनी डिग्री लेकर निकलता है तो उसे 1 साल की गारंटी दी जाएगी रोजगार की, उसे 1 साल तक 1 लाख रुपया मिलेगा, 8,500 रुपया महीना आता है। तो ये तो जितने युवा निकलेंगे सबको अवसर मिलेगा, जिसको इंटर्नशिप की गारंटी की बात कर रहे हैं। दूसरी बात, इस देश में पिछले 10 सालों में केंद्र सरकार में 30 लाख नौकरियां खाली हैं, जो रेलवे की भी है, आर्मी की भी है, सब जगह की हैं। अगर उस 30 लाख को भर दिया जाता तो आप में से हो सकता है कि 50 युवा नौकरी पा जाते, उसको भरने का काम करेंगे। तीसरी लास्ट बात, भारत सरकार यानी योगी जी और मोदी जी की जो सरकार है, इन लोगों ने क्या किया कि अग्निवीर भर्ती निकाल दी। इन्होंने कहा कि हम आपको 4 साल के लिए रखेंगे। बस जब एक आप सवाल का लाइफ नौकरी करते एक थे, सवाल का आपको जवाब, पेंशन खटाखट गरीबी कैसे हटाएंगे आप बता रहे हैं धर्मेंद्र जी, बस एक सवाल का जवाब दीजिएगा। ये सिर्फ 10 साल में देश गरीब हुआ है क्या? सिर्फ 10 साल में देश गरीब हो गया? इससे पहले गरीबी हटी हुई थी?
आज आजादी के समय जो आपकी आर्थिक असमानता थी, इस देश के 22 लोगों के पास उतना पैसा है जितना इस देश के 70 करोड़ लोगों के पास नहीं है। आप दुनिया के इतिहास को उठाकर पढ़ना, जहाँ भी आर्थिक असमानता होगी, यादव जी के पास कितना पैसा है बता कर जाओ। पैसों की गड्डियां किनके यहाँ पाई जा रही है पूछो इनसे। पैसों की गड्डियां किनके यहाँ पाई जा रही है पूछो इनसे। पैसों के बड़े बड़े गड्डियां किनके यहाँ पाई जा रही है पूछ लेना चाहिए। वाली कंपनी से पैसा लेते हो, झारखंड के मंत्री के पीए के के पास वो पैसे का जिक्र झारखंड वाली बात पर कर रहे हैं। अच्छा रुक जाइए, आरपी सिंह जी, झारखंड में जो पैसा मिल रहा है ना पीएस के नौकर के घर, उसकी बात कर रहे हैं। 3 करोड़ रुपया मिल रहा है, 32 करोड़ मिल रहा है, 350 करोड़ मिला था धीरज साहब के घर, गरीब पीए के पास में। अच्छा, सारा कसूर इनका ही है, पैसा मिले आपके यहाँ, गिरेबान पकड़े इनका। तो काला धन चला गया। अरे भैया सुन लो प्रोफेसर साहब, सहयोग है। वो बच्चे ने पूछा कि मैं कांग्रेस, ये सारे ताल बट्टे चट्टे ये सारे एक साथ में ही हैं जो झारखंड में मान्यवर। रुकिए, अरे रुकिए बट्टे, अरे रुकिए भैया, अरे रुकिए भैया। जब लगी, अरे रुकिए भैया, 6 महीने पहले आप कहाँ थे मान्यवर? क्या हुआ यार? अरे भैया शराब घोटाले में क्या हुआ? सारे आम आदमी शराब पी के टल्ली है क्या? अरे सब शराब पी के टल्ली है, उसमें जवाब दो ना। आम आदमी आए थे, हम सरकारी सुविधाएं नहीं लेंगे, हम आम आदमी का जीवन जिएंगे, बड़ा बंगला नहीं बनाएंगे, सुनीता जी हवाई जहाज में नहीं उड़ेंगी, हम आम आदमी का जीवन जिएंगे। शराब के नाम से ये दिल्ली वाले हैं, राजधानी है, एक एक की बखिया उधेड़ देती है, शराब के नशे में टल्ली नहीं मान्यवर। रुकिए ना भैया, अभी बोलने तो दो। जब मैं बोलना शुरू हुआ, अरे मैं फिर कह रहा हूँ बोलने, अरे दो नहीं नहीं भैया, आपको कितने मिला? अरे तुम्हारे चक्कर में कांग्रेस का 50 तक छोड़ के चला गया, आपकी सहमति नहीं हुई। अरे भैया भाजपा भी 200 से लेके 400 तक पहुंच गए, आपके पास में क्या था? आपके पास में क्या था? शराब घोटाला के लोगों को, अरे मैंने बोलना शुरू कर दिया तो यहाँ से तुम दबा के बोलना शुरू कर दिया। नाम बताइए। एक सेकंड, नाम बताइए। असद अहमद। हाँ बताइए। मेरा सवाल बीजेपी के स्पोक्स पर्सन से है कि बीजेपी ने, नितिन गडकरी जी ने इतना अच्छा काम किया है, लेकिन ये कभी अपने वोटर्स की वोट, मतलब अपने काम के बेसिस पे वोट्स नहीं मांगते, ये सिर्फ हमारे सेंटिमेंट्स को हर्ट करने वोट मांगते हैं। इन्होंने अभी हलाला की बात की, मैं अभी 24 घंटे यहाँ पे बैठा हूँ, आप मुझे एक ऑथेंटिक बुक से हलाला का रेफरेंस ला के दे दीजिए। ठीक, आप क्यों हर्ट करते हैं सेंटिमेंट? और किसी का सवाल है? और किसी? खड़े हो जाइए, नाम बताइए। मेरा नाम ईशाश्री है और मेरा क्वेश्चन पहले ये बताइए कि वाकई में हिंदू मुसलमान हो रहा है इस चुनाव में? हाँ जी हो रहा है। कौन कर रहा है? ये तो आपको पता करना है ना। जनता को वोट नहीं देना क्या? देना है। तो जनता किस मुद्दे पर वोट दे रही? 33% अच्छा ठीक है, सवाल वोट देगी, 33% रिजर्वेशन पे वोट देंगी, महिला सुरक्षा पे वोट देंगी, ट्रिपल तलाक हटाने पे वोट देंगी। आप बताइए मुद्दे उनको। अब आपने अब देखिए यहीं से प्रचार शुरू कर दिया आप लोगों ने। बच्ची का सवाल आने दीजिए। 1 करोड़ बहनों को 1 लाख रुपए का लाभ मिलने लगा, उसको राजेश गुप्ता जी, आरपी सिंह। मेरा क्वेश्चन आरपी सिंह को लेके है कि आपकी अदालत में तेलंगाना के सीएम ने एक बात कही थी कि 400 पार के लिए पाकिस्तान जीतना होगा, तो क्या सही में 400 पार के लिए पाकिस्तान जीतना होगा? दीजिए जवाब। जी बहुत बहुत धन्यवाद। पर जो पहले बात की उस बेटे ने गडकरी जी वाली, दिल्ली में नहीं पूरे देश में जितना बड़ा आज सड़कों का इंफ्रास्ट्रक्चर बना है वो पिछले कई सालों में नहीं बना। जितना बड़ा आज रेलवे का इंफ्रास्ट्रक्चर बना है वो पिछले कई सालों में नहीं बना। आज वंदे भारत जिस प्रकार से चलती है वो लोगों के ध्यान में आती है बात। जितना बड़ा आज एयरपोर्ट का इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा है वो कई सालों में नहीं बढ़ा। आज देश के हर कोने में हर शहर के अंदर लगभग एयरपोर्ट की पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। हम लोगों ने हर रेलवे स्टेशन को बेहतर किया है, हमने सड़कों का इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर किया है। और जहां तक बेटा आपने कहा बहनों के लिए, पीएम मोदी जी ने 1 करोड़ बहनों को लखपति बनाया है ड्रोन दीदी बनाकर, और 3 करोड़ को बनाने का वादा है। यहाँ शहर में बैठे लक्की बात पाकिस्तान मैं एक बना रहा हूँ। हाँ 400 पार तो होनी है, क्योंकि हम 350 के लगभग पहले से हैं और इस बार साउथ के अंदर हम लोग बहुत अच्छा परफॉर्म करने वाले हैं। और 400 पार का मतलब ये नहीं कि हम कोई एक मिनट और 400 पार का मतलब होगा कि हम देश को 5वें नंबर की से 3रे नंबर की इकोनॉमी बनाए। प्राची जी अभी मुझे बड़ी खुशी हो रही थी
जब हमारे आदरणीय आरपी सिंह साहब बता रहे थे कि हमने ये किया, ये किया, ये किया, किसानों के लिए किया, बूढ़े लोगों के लिए किया। आरपी सिंह साहब ये बताइए कि पेंशन की जो योजना है उसको किसने खत्म किया, किसकी सरकार ने खत्म किया? बुढ़ापे का सहारा होता है सरकारी जो मुलाजिम होते हैं उनके लिए पेंशन की योजना को आपकी सरकार ने खत्म किया। किसानों की बात आप कर रहे थे, देश का अन्नदाता होता है किसान के बगैर हम एक लम्हे नहीं जी सकते। वो खेत में मजदूरी करते हैं, काम करते हैं, धूप में, जाड़े में, बरसात में, तब हमें अन्न मिलता है। वो अन्नदाता है, उनकी पूजा करनी चाहिए। उनके साथ क्या ट्रीटमेंट हुआ? साल भर से ज्यादा अरसे तक वो बैठे रहे। कहां? दिल्ली के बॉर्डर पे, प्रधानमंत्री के घर के, उनके निवास से 10, 15, 20 किलोमीटर की दूरी पर वो बैठे रहे। और 700 किसानों ने अपनी जान की आहुति दी, शहीद हुए। फिर भी हमारे प्रधानमंत्री जी के कान पर जू नहीं रेंगा। जब इलेक्शन आए 5 रियासतों के और ये इंडिकेशन आने लगा कि अब सरकार जाएगी इन 5 रियासतों में, 5 सूबों में, तब जाकर के प्रधानमंत्री जी ने ये कहा कि हम उसको वापस लेते हैं। जो ड्रैकोनियन लॉज थे, ब्लैक लॉज थे, जो किसानों के खिलाफ, अपने दोस्तों को खुश करने के लिए, अपने जो पूंजीपति उनके दोस्त हैं उनको खुश करने के लिए अच्छी लगाते हैं। लेकिन प्रोफेसर साहब आप समझा अच्छे रहे कि किसान कौन होता है, ये आम जनता कौन होते? नहीं सर, कैसी बात करें? किसान कौन होता है आप लोगों को नहीं पता है क्या? जरूरी है, जोर से बता दीजिए। किसान जो है वो अन्नदाता होता है, ये बताने की जरूरत नहीं है। सबको पता है, लेकिन आप समझा रहे हैं कि किसान कौन होता है। हमारे प्रधानमंत्री जी और भाजपा नहीं जानती। मुस्लिम आरक्षण पर नहीं बोले आप। मेरा पहला सवाल जो आपसे था वही मेरा सवाल आपसे दोबारा है सर। मुस्लिम जब इतनी सारी बातें आपके पास है, किसानों के बारे में दिए थे। अनवर जी, ये तो मुद्दे भटकाते हैं, ये तो मुद्दे भटकाते हैं। अरे रुकिए ना एक मिनट, आपकी लैंग्वेज में कहूँ तो ये तो मुद्दे भटकाते हैं। तो आप क्यों नहीं सीधे सीधे बात करते हैं? आप क्यों मुस्लिम आरक्षण पर बात करने लगते हैं? नहीं देंगे ना जवाब। आप में यही दिक्कत है, जब बोलने लगते हैं तो शायद कान बंद कर लेते हैं कि मेरी आवाज आप तक ना आए, मेरे काउंटर क्वेश्चन ना आए। मनोज जी, किसानों पर बहुत लंबी डेफिनेशन दी। हाँ, मुझे लेकिन 2 मिनट का बोलने का मौका दीजिए। बच्चों के सवाल है, जल्दी जल्दी। 1 मिनट आपसे अनुरोध है मेरा। किसानों के लिए वो बात कर रहे हैं, इन बच्चों को पता है किसान क्या होता है, लेकिन आप जान लो कैसे किसान होता है, जो आप लोग नहीं जानते होंगे। जब इन लोगों की सरकार थी तो नौकरी के बदले उन्हीं किसानों की जमीन हड़प ली जाती थी, ये थे। अब इन्होंने कहा कि किसान जब यहां से 20 किलोमीटर, लालू जी बहुत आए थे संवेदना देने, या अखिलेश जी बहुत आए थे संवेदना देने, या आम आदमी पार्टी के लोग बहुत आए थे वहां संवेदना देने या उनकी लड़ाई लड़ने, एक आदमी वहां पर नहीं पहुंचा। सुनिए, किसानों की लड़ाई में आपके बीच में नहीं बोले तो बोलने दीजिए। किसानों की लड़ाई श्रद्धेय चौधरी चरण सिंह जी ने, श्रद्धेय चौधरी चरण सिंह जी ने इस देश में किसानों के सबसे बड़े नेता हुए। अरे बोलने दीजिए यार, आपको जनता चुप करेगी। बारे में आपको क्या बोलने का अधिकार है? बोलने दीजिए। सबसे बड़े नेता हुए, सबसे बड़े नेता हुए। उनके जब सम्मान की बारी आई तो मुलायम सिंह यादव जी ने एक बारी भी, जब रक्षा मंत्री थे तो उनके सम्मान के लिए, भारत रत्न के लिए एक बार भी सिफारिश नहीं की। ठीक है, नेताजी लालू प्रसाद यादव उनके शिष्य एक बार ही नहीं बोला। आम आदमी के मुंह से निकला कांग्रेस की, एक सेकंड, कांग्रेस की लगातार सरकार थी, मनमोहन सिंह जी, 1 मिनट में बस, बच्चों को भी इतिहास का पता होना चाहिए। मनमोहन सिंह जी 10 साल प्रधानमंत्री रहे। मनोज जी रोक रही हूँ, एक मिनट बस, मेरे पास समय नहीं है, बहुत कम हो रहा है। नमस्कार, मेरा नाम वंश वधावन है और मेरा सवाल आप भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से है। आप ही की पार्टी के जो अलायंस में जनता दल के जो नेता भागे थे 600 लड़कियों और बच्चों का बलात्कार करके डिप्लोमेटिक पासपोर्ट पे, आपकी पार्टी ने क्या किया उस चीज का? जी बहुत बहुत धन्यवाद जी। ठीक है, सवाल आरपी सिंह जी, एक सवाल और ले लेती हूँ, एक सवाल और। मेरा नाम आसिफ अंसारी है। तो अभी मोदी जी का एक बयान आया था कि जिनमें उन्होंने ये कहा था कि जो यहाँ के संसाधन है उस पे एक विशेष समुदाय विशेष अधिकार जो है, विशेष मुस्लिमों को सारा समुदाय मतलब वो दे दिया जाएगा जो भी संसाधन है देश का। तो कांग्रेस के मैनिफेस्टो में उन्होंने सोशल इक्वलिटी की बात की गई है, उसमें उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा है कि वो मुसलमानों को सारा संसाधन दे देंगे। तो मोदी जी के इस बयान पे आप कुछ कहेंगे? बोलिए, अब समझाइए। यादव जी का आज का बयान सुन लीजिए, आपकी तसल्ली हो जाएगी। उन्होंने स्पष्टता से कहा हम ओबीसी, शेड्यूल ट्राइब का
कोटा काटकर हम मुसलमानों का रिजर्वेशन देंगे। मैं नहीं कह रहा, लालू यादव जी का बयान सुन लीजिए। अरे सुन लीजिए, ठोका अच्छी बात नहीं है। अरे सुन लीजिए, रखा नहीं सकते कोर्ट का आदेश, ये अच्छी बात है। सब अब आरक्षण का कैप तो 50% है ना, इतना तो आप भी पढ़कर आते हैं शायद, प्रोफेसर साहब हैं। एक मिनट सुनिए, ये अच्छी बात नहीं है। अच्छा रुक जाइए अनवर जी, पता है सर, एक बार आपका स्विच ऑन होता है तो उसका पॉज बटन मुझे भी नहीं मिलता। एक सेकंड रुक जाइए, मुझे बात पूरी करनी है। रुक जाइए सर, अधिकार मिलना चाहिए। अरे सर बच्चे का जवाब आए कि ना आए, जवाब आए कि ना आए, जवाब आए कि ना आए, नहीं चाहते इनके सवाल का जवाब आए। अच्छा चलिए, आयुष्मान भारत, किसान सम्मान निधि, लोगों को उज्ज्वला स्कीम, सिर पे छत, आप कृपा करके चेक करना गूगल मारकर, उस सब में 30% से अधिक, 30 से 36 तक लाभार्थी मुसलमान है। हमने कभी डिफरेंस नहीं किया कि हिंदू मुसलमान है, हमने कभी डिफरेंस नहीं किया और न डिफरेंस करेंगे जी। जो स्कीम है सबके लिए बराबर है। और आज देश के अंदर मोबाइल सबसे ज्यादा कहाँ बनते हैं दुनिया के अंदर, ये बताइएगा। कार मैन्युफैक्चरिंग दुनिया में अंदर सबसे ज्यादा कहाँ होती है? आज मून के ऊपर किसी ने देखा, लेकिन कहाँ हिंदू मुसलमान चले जाते हैं। खैर मेरे पास समय इतना ही था सर, मुझे आप सबसे माफी चाहिए क्योंकि मैं आप लोगों के पास नहीं आ पाई। बहुत शुक्रिया राजेश जी, आरपी सिंह जी, मनोज जी और धर्मेंद्र जी और पाशा साहब आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। ऑडियंस का भी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो मुकाबला में आज के लिए बस इतना ही।